हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे अपने। तो बायोलॉजी का नया लेक्चर आ गया है, जैसा कि हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हमें पढ़ना था। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन क्या है कि हमारी प्रोजनी को आगे बढ़ाने का प्रोसेस जो होता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं हम। ठीक है, प्रोजनी मतलब हमारे ही जैसे ही इंसान को बनाने का। जैसे अगर बैक्टीरिया है तो ये सेम अपनी स्पीशीज बनाएगा, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया को बनाता है, डॉग्स डॉग्स बनाते हैं, तो ह्यूमंस बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज मेथड बाय विच दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है, अलग अलग मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल मेथड, जिसमें कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या दो अलग अलग बैक्टीरियल सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक सिंगल बैक्टीरिया दो अलग बैक्टीरिया में डिवाइड होकर के ये अपनी प्रोजेनी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें प्रोसेस क्या होता है बच्चों, देखना आप समझना इस चीज को, रटने की कोई चीज नहीं है इसमें, आराम से समझिए आप। बैक्टीरियल सेल है, ये ऊपर सेल वॉल है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी आप हैं। तो यहाँ से जब ये सेल होती है ना, तो जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मतलब कि जब कंडीशन उनके फेवर में होती हैं कि हम अब डिवाइड कर सकते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तब ये नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाय फ्यूजन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन के थ्रू या सेल डिवीजन आप कह सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल होती है। तो इसमें प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो ये सबसे पहले जो एक क्रोमोसोम होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, ये बड़ा होने लगता है, फैलने लगता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है थोड़ी थोड़ी सेल भी बड़ी होती है। अब सेल बड़े होने के साथ साथ यहाँ पे ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप्स देख रहे हैं आप, गड्ढे टाइप के। तो ये ग्रुप्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए ग्रुप्स का फॉर्मेशन जरूरी है। एक चीज और ध्यान में रखें आप कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही नहीं, जितने उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजेन्स हैं तो वो भी, ठीक है, या वैक्यूल्स हैं तो वो भी, तो वो सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स बनते हैं, फिर ग्रुप्स धीरे धीरे, ये जो ग्रुप्स हैं धीरे धीरे पास आते जाते हैं ऐसे, और ये डिवाइड हो चुके होते हैं उस टाइम पे, और ये जैसे ही पास आते हैं ग्रुप्स, तो दो बैक्टीरियल सेल बन जाती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो मतलब एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल। तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप देखें तो ये बैक्टीरिया डिवाइड होने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो बैक्टीरियल सेल छोटा भी होता है इसलिए जल्दी डिवाइड भी करता है, इसलिए ग्रो भी जल्दी करता है। तो डिवाइड जल्दी जल्दी हो गया तो ग्रो भी हो रहा है, और इसीलिए बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि स्किन के ऊपर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ आधे घंटे में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ह्यूमंस में वही टाइम 9 मंथ्स का लगता है। ऐसे ही अदर ऑर्गेनिज्म में अदर टाइम है, टाइम स्पैन जो होता है उनका सब में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का आप नोट करेंगे टाइम, ये सिर्फ फ्यूजन का टाइम बता रहा हूँ आपको, टाइम 30 मिनट्स, इतने में डिवाइड कर जाते हैं। इस चीज को नोट करें आप, आगे पढ़ाते हैं। तो आई होप आपने नोट किया होगा ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, क्यों करते हैं बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन, तो उसका एक रीजन होता है। एक एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये एस्केप करने का मेथड है बाय फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है, जैसे कि कंडीशन फेवर में नहीं है, अभी मैंने बताया था कि फेवरेबल कंडीशन में फ्यूजन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जैसे कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या तो अगर वो सॉइल पे रह रही है बैक्टीरिया, वहां पे पानी आ गया, तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जिसमें कि वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये बैक्टीरियल सेल था हमारा, इसके अंदर एक ये सेल वॉल तो रहती है उनके ऊपर, लेकिन एक और वॉल का वो फॉर्मेशन करते हैं जो कि इतनी टफ होती है कि अगर आप किसी वाटर को, ठीक है, बॉयल करें कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी ये स्पोर के जो आउटर कवरिंग है ना, ये सेल वॉल तो वो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन जो ये स्पोर्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, इससे बैक्टीरिया को
सीधा सा सीधा ये अपने आप को प्रिजर्व रख सकता है कि आगे फिर हम जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोजेनी बना सकते हैं, या हम जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो इनका ये सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है, दे आर actually not the method these are actually not the method of reproduction, ठीक है, reproduction, it's the method to escape from unfavorable condition, ठीक है। चलिए ये चीज आप नोट करिए। पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल देता हूं, बाई स्पोर फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं ये स्पोर, दे आर एक्चुअली नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट्स द मेथड टू एस्केप फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इस चीज को नोट कर दीजिए, मैंने बोल दिया अभी, तो आई होप आपने नोट कर दिया होगा। अब ये सुन लीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं जिसमें बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं कि आप लिखिए कि दे कैन अनफेवरेबल कंडीशंस टू बी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक ड्राइनेस या ड्रॉट कह सकते हैं, जिसको सूखा पड़ना कह सकते हैं, या एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, या वेरी लो टेम्परेचर जैसे कि हिमालयंस पे होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, -30 -40 के आसपास, ठीक है। और दूसरा होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजोल्व कर देते हैं, लेकिन ये स्पोर्स के जो बैक्टीरिया स्पोर बनाता है उनके सेल वॉल को डिजोल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्पोर्स के सेल वॉल को, यहाँ तो स्पोर्स के सेल वॉल को डिजोल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये उस कंडीशन को विथस्टैंड कर जाते हैं, फिर आगे जाके वो अपने स्पोर्स को ओपन करते हैं और नई बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लें अपने वर्ड्स में। आगे पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली ये इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए दो बैक्टीरियल सेल है, ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है। डोनर मतलब समझ रहे होंगे आप, ब्लड डोनर कौन होता है, जो डोनेट करता है अपना ब्लड। रेसिपिएंट कौन होता है, जो ब्लड को लेता है। तो वैसे यहाँ पे रेसिपिएंट ये है, डोनर ये है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, एक स्मॉल, ठीक है, सर्कुलर डीएनए बनाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड बनाता है और यहां से एक, यहां से कह लीजिए या यहां से कह लीजिए, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको साइटोम कहते हैं शायद, आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं ट्यूब को। तो इसका तो एक जेनेटिक मटेरियल होता ही है, और जब ये प्लाज्मिड होता है ना, इस प्लाज्मिड को ये डिवाइड करता है बैक्टीरिया एक और प्लाज्मिड में, और इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियम में ट्रांसफर करता है। तो ये जो रिसीव कर रहा है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया हो गया, और जो डोनेट कर रहा है वो डोनर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो फिर ये प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। फिर जब ये आ जाता है तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाती है और ये अपनी सेल वॉल को रिकवर करते हैं फिर, ठीक है। तो फिर ये दो अलग बैक्टीरिया बन जाते हैं। बन क्या जाता है, पहले से ही थे। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही गैमीट्स का ट्रांसफर हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे गैमीट्स का नहीं, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है, और नया ऑर्गेनिज्म ही नहीं बन रहा है। तो जब नया ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा है तो ये रिप्रोडक्शन कहना नहीं चाहिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसकी कैटेगरी में ले रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफर तो होता है कुछ, ठीक है, भले ही वो प्लाज्मिड है, गैमीट्स नहीं है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको जो कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत प्रिमिटिव है। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बैक्टीरिया में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, नहीं तो और कहीं हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है। तो आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया
इज बाय वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे। आपको मैंने समझा दिया है। आप एक चीज ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे पढ़ा तो दिया है, लेकिन आपको किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आपकी स्कूल की बुक्स होंगी या बोर्ड की बुक्स होंगी, आप उनको जरूर पढ़िए। एडिशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको स्कूल क्लास में पढ़ाई जा रही है बुक्स, उनको पढ़िए। सबसे पहले ये नोट करिए और ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक को रिवाइज जरूर करिए। तो इतना तो हो गया आपके बैक्टीरिया की छोटी सी समरी। अब आगे देखते हैं कि बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो बैक्टीरिया भी चल रहा है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स में आता है। एंटीबायोटिक्स जैसे आप लेते हैं पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लाइक दैट, सीरम, वैक्सीन्स, टॉक्साइड्स, ये 4 इंपॉर्टेंस होते हैं बैक्टीरिया के। तो सबसे पहले हम लेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक आप कुछ नाम लिख लीजिए, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो नाम लिखिए और क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, और बहुत कॉमन नेम है पेनिसिलिन। ठीक है, ये 3-4 आपको नाम याद होने चाहिए। तो जो इनमें से सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया एंटीबायोटिक है ना, इनमें से नहीं, सबसे पहला ही एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। हम पेनिसिलिन पढ़ते हैं। तो इसको डिस्कवर किया था क्या? तो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। कौन सी ईयर में? 1929 में। एक्सीडेंटली कैसे? तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो एक्सपेरिमेंट करते करते कल्चर मीडियम में ग्रो करते थे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि समहाउ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर जा रहे हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक माउल्ड, ठीक है, माउल्ड ग्रो कर रहा है जो कि इन बैक्टीरियाज को, ठीक है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है, ग्रो नहीं करने दे रहा है। उस माउल्ड का नाम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या पेनिसिलियम नोटेटम था। ठीक है, ये याद रखिए, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है ना सेम ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि फंजाई। अब देखिए, फंजाई जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है फंजाई, और उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, या इसी को हम पेनिसिलियम नोटेटम भी कहते हैं। आप दोनों लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे इसमें से, वो सही होगा। तो उन्होंने एक्सीडेंटली ऐसे डिस्कवर किया कि अब कल्चर मीडियम लिया था उन्होंने, तो अचानक से देखा कि बैक्टीरिया तो ग्रोथ कर ही नहीं रहे हैं, उनकी ग्रोथ सप्रेस हो गई है। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या पेनिसिलियम नोटेटम है, वो ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो जा रही है। तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये उसके सप्रेसर का काम कर रहा था। तो वहीं से इन्होंने ये पेनिसिलिन निकाला, एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन निकाला और उसके बाद एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज करने लगे।
क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इसकी आगे कहानी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप बड़े होंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब तक के लिए इसका बहुत जानिए आप। अब इसको नोट करिए आप पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने नोट किया होगा। आगे की एंटीबायोटिक जो है नेक्स्ट डिस्कवरिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या थी? एक एंटीबायोटिक थी। तो एंटीबायोटिक इसको डिस्कवर किसने किया? सैलमन वॉक्समैन ने। ठीक है, सैलमन वॉक्समैन इसको डिस्कवर किए थे। तो उसी सेम मेथड था उनका, कल्चर मीडियम ग्रो कराना, उसके बाद वैसे डिस्कवर हुआ वो। तो इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन था, फंजाई था, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या पेनिसिलियम नोटेटम। अब इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ को ही इनहिबिट करता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस। ठीक है, स्पेलिंग लिखिए STREPTOMYCES GRISUS। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये पेनिसिलिन। अब आपको एक पीडीएफ दिखेगी जिसमें कि हम आपको समझा देते हैं कि क्या चीजें हैं। जैसे कि कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स हैं जिनके सोर्स और उनकी डिजीज कैसे ट्रीट होते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये पेज जिसमें लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, फिर सोर्स ऑर्गेनिज्म और डिजीज ट्रीटेड। तो डिजीज एंटीबायोटिक पहले हम पेनिसिलिन लेते हैं, सोर्स ऑर्गेनिज्म जैसा कि मैंने बताया पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, एक मोल्ड है जो कि फंजाई है। और डिजीज ट्रीट क्या कौन कौन सी होती है इसमें? टेटनस और डिप्थीरिया। ये चीजें आप नोट करें, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करें। दूसरी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस, और ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी इसको ठीक करती है। अगला है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियन से लिया जाता है, और ये टाइफॉइड को ठीक करने के काम में आती है। डिजीज जो ट्रीट होती है टाइफॉइड है। अगला जो है एंटीबायोटिक बना हुआ है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि आपके सेकेरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया से बना हुआ है, जो कि रिकेट्सियल फीवर के ट्रीटमेंट के काम आता है। ठीक है, चलिए अब उसी के नीचे हम पढ़ाते हैं आपको क्राइटेरिया फॉर गुड एंटीबायोटिक एंड क्राइटेरिया फॉर बैड एंटीबायोटिक, या बैड एंटीबायोटिक तो नहीं, गुड एंटीबायोटिक की क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, और उसके अदर यूजेस भी पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला यूज है इट शुड बी एबल टू किल अ वैरायटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, काफी सारे जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको किल करने के लिए काबिल होनी चाहिए, उनकी क्षमता होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कई सारी डिजीज को ठीक कर सकती है एंटीबायोटिक। ठीक है, अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है? इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। दवाइयों से साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, अब तीसरा है इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारे अंदर जो नॉर्मल यूजफुल बैक्टीरिया है इनको किल ना कर दे ये एंटीबायोटिक, तो इसको हम एंटीबायोटिक कहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में, जैसे सेरम हो गया, वैक्सीन्स हो गई, टॉक्सॉइड्स हो गए। तो स्टे ट्यून्ड, गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।